हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में हम जिपमर का रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2012 क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक इज, एंड द ऑप्शंस आर ट्रेमर, स्लीपलेसनेस, टार्डिव डिस्किनेसिया और एक्स्थीसिया। मतलब कि अगर हम एंटीसाइकोटिक की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि एंटीसाइकोटिक की वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सिम्टम्स में से कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि इरिवर्सिबल है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टार्डिव डिस्किनेसिया। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगर हम एक्स्ट्रा पेरिमीडियल साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो मेनली एंटीसाइकोटिक्स के साथ होता है ये। फॉर एग्जांपल हेलोपेरिडोल। सो इन दैट द पेशेंट मे प्रेजेंट विद एक्यूट डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, एक्स्थीसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड टार्डिव डिस्किनेसिया। जो हमारा एक्यूट डिस्टोनिया है, तो एज द नेम सजेस्ट एक्यूट मतलब कि जो अर्ली ऑनसेट है, एंड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द ड्रग थेरेपी विद इन 1 to 5 days जो है वो पेशेंट को सिम्टम शो होंगे। एंड इन द डिस्टोनिया व्हाट वी विल सी कि जो पेशेंट होगा देयर विल बी द अनकंट्रोल्ड मसल स्पाज्म मोस्टली ओवर फेस, टंग एंड नेक। देन पार्किंसोनिज्म कि द पेशेंट विल बी present with Parkinson related साइन एंड सिम्टम्स। एंड ये थेरेपी स्टार्ट होने के 1 to 4 वीक्स के बाद पेशेंट शो करता है। एंड द पेशेंट मे बी प्रेजेंट विद रिजिडिटी, डिक्रीज्ड मूवमेंट और ब्रेडिकाइनेसिस और ट्रेमर। देन एक्स्थीसिया, एक्स्थीसिया जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 5 to 60 days के बाद पेशेंट में हो सकता है। एंड इन दिस द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद रेस्टलेसनेस एंड इररेजिस्टिबल डिजायर टू मूव अराउंड। मतलब जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होगा। देन हमारा आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एंड ये अकर वीक टू मंथ्स आफ्टर ड्रग इनिशिएशन। एंड इसमें जो पेशेंट होगा, एक तो पेशेंट में बहुत ही ज्यादा फीवर मिलेगा, अनस्टेबल बीपी विल बी देयर, मसल रिजिडिटी एंड मायोग्लोबिनीमिया विल बी सीन। एंड जो हमारा टार्डिव डिस्किनेसिया है, ये टार्डिव मींस लेट। तो इस ये जो सिम्टम है ये बहुत ही लेट अपीयर होता है, मंथ्स टू ईयर के काफी टाइम बाद। बट इट इज इरिवर्सिबल, मतलब इस ये ठीक नहीं हो सकता। and in this there will be the involuntary painless movement of face and muscles, like jerking movements होंगी, lip smacking हो गई, grimacing हो गया। तो पेशेंट इस तरीके की जो मूवमेंट्स है वो शो करेगा, एंड दैट इज इनवॉलेंट्री, मतलब पेशेंट के कंट्रोल में वो मूवमेंट्स नहीं होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर अ वुमेन हु लास्ट menstrual period was 15 August is, and the options are 1st June, 24th June, 8th May or 22nd May. So in this we will calculate the expected date of delivery with the help of Nigel's formula. And Nigel's formula हमारा क्या है कि last menstrual period plus 7 days plus 9 month। तो हमारा जो last menstrual period है that is 15। so in the 15 we will add 7, that will give us 22, and in the August we will add 9 months, so that will give us May. So the right answer is 22nd May. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ब्लड यूज्ड फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन नियोनेट इज, एंड द ऑप्शंस आर 100 ml पर केजी बॉडी वेट, 80 ml पर केजी बॉडी वेट, 70 ml पर केजी बॉडी वेट और 65 ml पर केजी बॉडी वेट। सो जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो बेसिकली हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में करते हैं बच्चों का। नहीं तो अगर बच्चे को कोई भी हिमोलिटिक डिसऑर्डर है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड इसमें जो हमारी अमाउंट रहती है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 80 ml पर केजी बॉडी वेट। नाउ द नेक्स्ट इज, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ 2 month old बेबी इज, एंड द ऑप्शंस आर नेजल कैनुला, ऑक्सीजन हुड, फेस मास्क और ऑक्सीजन टेंट। तो 2 month ओल्ड बेबी है तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑक्सीजन हुड। सो अगर हम ऑक्सीजन हुड की बात करते हैं तो एन ऑक्सीजन हुड और अ हेड बॉक्स इज यूज्ड फॉर बेबीज who can breathe on their own but still need extra oxygen. A hood is a plastic dome or a box with warm, moist oxygen inside, and the hood is placed over the baby's head. मतलब कि जो बच्चे खुद से रेस्पायर कर पा रहे हैं, ब्रीथ कर पा रहे हैं, उनको हम ये बेसिकली ऑक्सीजन हुड देते हैं, मतलब जिनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए।
एंड इट इज लाइक दिस, ठीक है। बेबी है, उसके ऊपर ये डोम लाइक हमारा प्लास्टिक बॉक्स है जहां से बेबी को ऑक्सीजन मिलेगी। Now the next is vitamin E is also known as, and the options are pantothenic acid, calciferol, tocopherol और retinoic acid. तो जो हमारा विटामिन ई है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फैट सोलेबल विटामिन। अगर हम फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल की बात करते हैं तो विटामिन ए है हमारा, डी है और ई है, ये हमारे फैट सोलेबल हैं। एंड इसके बाद हमारा विटामिन बी और विटामिन सी हमारे वाटर सोलेबल है। तो विटामिन ई का अदर नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिरोल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो हमारा विटामिन बी 5 है, दैट इज नोन एज पैंथोनिक एसिड, कैल्सीफिरोल इज विटामिन डी एंड रेटिनोइक एसिड इज रिलेटेड टू विटामिन ए। Now the next is, which of the following feature is not related to Cushing triad? And the options are increased in systolic blood pressure, widening of pulse pressure, hypothermia और bradycardia. सो हमारा जो कुशिंग ट्रायड है वो हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो बेसिकली इन इंक्रीज आईसीपी, मतलब जब पेशेंट का आईसीपी है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, दैट इज मोर देन 15 mm ऑफ एचजी। नॉर्मल हमारा 5 to 15 होता है, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम इंक्रीज्ड आईसीपी बोलते हैं। एंड इन द पेशेंट विद दिस इंक्रीज्ड आईसीपी, Cushing triad will be present, and that is characterized by वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर, जिसमें कि पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा और डायस्टोलिक कम होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पल्स प्रेशर आएगा, व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी रिसेंट जीएमसीएच के पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज पल्स प्रेशर। देन पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद ब्रेडिकार्डिया एंड पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन। तो ये तीन चीजें, मतलब कि हमारी रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और बीपी, ये तीनों जो है अफेक्ट होगा इन इंक्रीज आईसीपी। सो हाइपोथर्मिया इज नॉट द फीचर दैट इज सीन इन Cushing triad. So option number C is not the means is the right answer. Now the next is, VP shunt is the surgical management for, and the options are spina bifida, hydrocephalus, brain tumor और atrium septal defect. So जो हमारा VP shunt है, that is ventroperitoneal shunt, ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट है फॉर द हाइड्रोसिफेलिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हाइड्रोसिफेलिस क्या है? कि इट इज अ कंडीशन इन विच जो बच्चे का हेड होगा उसका साइज बड़ा हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड आईसीपी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम वीपी शंट करते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में आए, तो इसलिए हम इसको वीपी शंट बोलते हैं, दैट इज वेंट्रोपेरिटोनियल शंट। एंड स्पाइना बाइफिडा इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर जो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। एंड ब्रेन ट्यूमर वी ऑल नो इट इज अ कैंसर ऑफ द ब्रेन। एंड आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, इट इज द when the septum is present between right and left atrium. Now the next is, the most important observation for a patient in labor in pitocin augmentation is, and the options are monitoring FHS, monitoring and recording the length of contraction, preparing for emergency cesarean section और monitoring TPR. So pitocin is the oxytocin, ठीक है, जो कि हम पेशेंट को देते हैं during the time of labor to initiate the contraction. So जब भी हम पेशेंट को ऑक्सीटोसिन देते हैं, द मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट वी आर सपोज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। हमने टाइम टू टाइम देखना है कि पेशेंट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर टाइम पे आ रही है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उस टाइम पे अगर बच्चे का जो FHR है वो कम हो रहा है और लेट डिक्लेरेशन इज देयर, तो इन दैट केस इमीडिएटली वी आर सपोज टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, और हमने मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है एंड साथ में ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करनी है और डॉक्टर को नोटिफाई करना है। क्योंकि अगर हम ऑक्सीटोसिन मदर को ज्यादा देते हैं तो उस टाइम में यूट्राइन टाइटेनी की वजह से अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत ही जल्दी जल्दी आ रही है, तो जो बच्चे को है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, तो बच्चे में देयर विल बी इंक्रीज FHS। बच्चे की जो FHS है वो मेनली 120 to 160 होती है बीट्स पर मिनट। इफ इट इज मोर देन 160 दैट सजेस्ट कि देयर इज फीटल डिस्ट्रेस। तो इन दैट केस इमीडिएटली वी आर सपोज टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो सके टू द प्लासेंटा और बेबी को मिले, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में
ड्यू टू प्रेशर देयर विल बी द यूट्राइन प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। तो इसीलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एफलेटरी पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, ड्रिप एकदम से बंद कर देंगे और डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे। Now the next is sudden fall of temperature is called, and the options are lysis, crisis, relapse or quotidian. So the right answer is option number B, that is crisis. अगर हमारा temperature एकदम से गिर रहा है तो that condition is known as crisis. Now the next is Mach-1 sign is an indicator of hydrocephalus, cerebral palsy, meningitis, mental retardation. So जो हमारा मैक-1 साइन है, मैक-1 साइन और सनसेट साइन, ये दो इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हमें हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। एंड व्हाट इज मैक-1 साइन? मैक-1 साइन इज अ क्रैक्ड पॉट साइन, मतलब कि अगर हम बच्चे के टैप करेंगे हेड के ऊपर, स्कल के ऊपर, तो हमें जैसे टूटा हुआ मटका होता है वैसी हमें आवाज सुनाई देगी, क्रैक्ड पॉट लाइक sound will be heard. So that suggests कि the child is having hydrocephalus. Now the next is which of the following is an osmotic diuretic? And the options are Lasix, spironolactone, mannitol और aldactone. So osmotic diuretic हमारा इनमें से कौन सा है? So the right answer is mannitol. So mannitol is the right answer. Lasix is a loop diuretic जो कि हमारी ascending loop of Henle है उसके ऊपर एक्ट करता है, and Lasix will lead to the excretion of sodium, potassium and all the kinds of ions from the बॉडी। स्पाइरोनोलैक्टोन जो हमारा है इट इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, मतलब कि पोटेशियम को छोड़ के बाकी सबको एक्सक्रीट आउट करता है और पोटेशियम की रीअब्सॉर्प्शन करता है। एंड मैनिटोल इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक, अल्डेक्टोन इज द अदर नेम ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। Now the next is what is the dose of BCG vaccination is, and the options are 0.1 ml subcutaneously, 0.5 ml intramuscular, 0.1 ml intradermal, 1 ml intramuscular. So BCG basically हम at birth देते हैं बच्चे को। BCG prevent from tuberculosis, जो कि हम लेफ्ट आर्म पे देते हैं। लेफ्ट आर्म पे सभी के एक परमानेंट मार्क होता है and that mark is due to BCG, and BCG stands for Bacillus calmette-guerin। एंड जो बीसीजी है, बीसीजी इज अ लाइट सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब कि अगर हम लाइट जो उसका वायल देखते हैं दैट इज ब्राउन इन कलर, इट इज नॉट व्हाइट इन कलर। तो ब्राउन इन कलर है दैट सजेस्ट इट इज लाइट सेंसिटिव एंड इट इज ऑल्सो हीट सेंसिटिव। एंड जब हम इसको एक बार डेल्यूट करते हैं तो इसका डेल्यूटेंट जो है दैट इज नॉर्मल स्लाइन। जो भी हमारा इसको हमेशा नॉर्मल स्लाइन के साथ ही डेल्यूट करना है, और एक बार डेल्यूट करने के बाद विद इन 4 आवर्स हमने यूज करना है। अगर 4 आवर्स से ऊपर टाइम बच जाता है और हमारा वैक्सीन बच जाता है तो उस टाइम पे हमने बीसीजी को डिस्कार्ड करना है। तो अप टू 4 आवर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन यूज इट। एंड इसकी जो डोज होती है एट बर्थ दैट इज 0.05 ml इंट्रामस्कुलर। और अगर बच्चे को बर्थ पे नहीं लगा है तो हम 1 साल के अंदर अंदर बच्चे को कभी भी लगा सकते हैं, बट एट दैट टाइम द डोज विल बी 0.1 ml इंट्राडर्मल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव होमन साइन इज इंडिकेटेड ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर वेरिकोस वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, रीनल कैलकुलाई एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो जो हमारा होमन साइन है दैट इज सीन इन द कंडीशन दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें होमन साइन में क्या है कि इन दिस पेशेंट जो होगा उसको हमने सुपाइन पोजीशन देनी है और पेशेंट को बोलना है कि जो उसका फुट है उसको डॉर्सीफ्लेक्स करना है। एंड एट द टाइम ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन अगर पेशेंट के काफ मसल्स में पेन होता है या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है तो दैट सजेस्ट द पेशेंट्स होमन साइन इज पॉजिटिव एंड दैट वी विल check for the deep vein thrombosis. Now the next is anxiety expressed through physical suppression is, and the options are hypochondriasis, conversion, sublimation और regression. अगर हम बात करते हैं कि कौन से केसेस में in case of anxiety the person will have physical symptoms, so that condition is known as conversion. So it is a condition in which the person will experience physical and sensory problems such as paralysis, numbness, blindness, deafness or seizure with no underlying neurological pathology. So that condition is known as conversion.
हाइड्रोकॉन्ड्रियासिस इज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को लगेगा कि पेशेंट को बहुत ही बड़ी कोई इलनेस है, एंड वेयर एज सब्लिमेशन एंड रिग्रेशन आर द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. Now the next is station plus one during labor indicate that the presenting part is on the perineum, high in the pelvis, slightly above the ischial spine or slightly below the ischial spine. So ischial spine जो होती है उसको हम जीरो स्टेशन लेते हैं. अगर ischial spine पे है हमारा presenting part तो we will say it is zero. Zero says कि the जो हमारा presenting part है that is present on the ischial spine. अगर जीरो से ऊपर है मीन्स अबव द इशियल स्पाइन, सो वी विल काउंट इट एज -1, -2 और -3 कि वो कितना ऊपर है, तब हम माइनस में लेते हैं. और अगर वो हमारा इशियल स्पाइन से नीचे है तो देन वी विल टेक इट एज +1. सो +1 बेसिकली सजेस्ट कि इट इज स्लाइटली बिलो द इशियल स्पाइन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगर यहाँ पे -1 होता तो दैट सजेस्ट स्लाइटली अबव द इशियल स्पाइन. अगर यहाँ पे 0 होता तो दैट सजेस्ट एट द इशियल स्पाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर वुमेन ड्यूरिंग कॉर्ड प्रोलैप्स इन लेबर इज, मतलब कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो उस केस में हम मदर को कौन सी पोजीशन देंगे. एंड द ऑप्शंस आर फॉलोअर्स पोजीशन, देन सुपाइन पोजीशन, स्टैंडलबर्ग पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन. सो अगर मदर को क्वाड प्रोलैप्स है तो उसमें हम मदर को ट्रैंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, दैट इज हेड डाउन विद फीट एलिवेटेड. सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the percentage of water in human body is, and the options are 100%, 80%, 60% or 50%. So human body is made up of 60% of the water. So option number C is the right answer. Now the next is how many calories does 1 gram of fat give? And the options are 10 gram, 10 calories, 9 calories, 8 calories or 4 calories. So 1 gram of fat give 9 calories, ठीक है. Whereas 1 gram of carbohydrates and 1 gram of protein give 4 kilocalories, ठीक है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का सेम होता है, दैट इज 4 किलो कैलोरीज, और फैट का हमारा 9 किलो कैलोरीज होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज, एंड द ऑप्शंस आर कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम. तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट होता है? तो इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वी हैव पोटेशियम. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता तो तब हम बोलते सोडियम. एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है अभी जीएमसीएच के रिसेंट पेपर में भी आया है. नाउ द नेक्स्ट इज important observation for a patient on anticoagulant therapy includes, and the options are headache, epistaxis, hypotension और chest pain. So अगर patient हमारा anticoagulant therapy पे है तो patient is at a risk of bleeding disorders. So in that cases we will observe the patient for presence of any kind of bleeding. It can be blood in the sputum, blood in the vomitus, blood in the stool, that is melena, or blood through the nose, that is epistaxis. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. हमने पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिवेंटिव थेरेपी देनी है, ठीक है. पेशेंट के स्टूल को चेक करना है, यूरिन को हेमेचूरिया के लिए चेक करना है, हिमोप्सिस के लिए चेक करना है, हेमिटेमेसिस के लिए चेक करना है, मलीना के लिए चेक करना है, ठीक है. तो उसमें पेशेंट को एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है. नाउ द नेक्स्ट इज infection with group A hemolytic streptococci can lead to, and the options are rheumatic fever, hepatitis, meningitis और rheumatoid arthritis. तो जो हमारा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है उससे मेनली दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन अंडर 5 चिल्ड्रन, एंड जो बच्चे होंगे उनमें मेनली सोर थ्रोट होता है, दैट इज फेरेंजाइटिस और रूमेटिक फीवर. और अगर हम इस पे बच्चे का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आफ्टर दैट द चाइल्ड में डेवलप रूमेटिक हार्ट डिजीज.
ठीक है, सोर थ्रोट हो सकता है, फ्रेंजाइटिस हो सकता है, रूमेटिक फीवर हो सकता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. Now the next is patient recovering from general anesthesia should be positioned in side lying position, supine position, prone position और Trendelenburg position. तो जनरल एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को, सो द करेक्ट पोजीशन कौन सी हम देंगे, तो दैट इज साइड लाइंग पोजीशन. ठीक है, सो प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ एस्पिरेशन ऑफ वॉमिटर्स और एनी काइंड ऑफ एस्पिरेशन, हम पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन देते हैं. Now the next is prolonged use of kesari dal can lead to, and the options are letharism, then uh, esophagitis, gout और gastric upset. तो मतलब अगर पेशेंट लंबे टाइम तक केसरी दाल खा रहा है तो उसको क्या कंडीशन हो सकती है. सो द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज letharism. ठीक है, the patient will be present with weakness, then fatigue will be there, paralysis of legs, atrophy of leg muscles and skeletal deformities will be there. Now the next sign is purple discoloration of vaginal mucosa in pregnancy is known as, and the options are Goodell sign, Hager sign, Chadwick sign and Landin sign. So the right answer is Chadwick sign. ठीक है, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ विजाइनल म्यूकस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज Chadwick sign, whereas softening of the cervix is known as Goodell sign. Then the next is Lugol solution contains, and the options are potassium iodide, sodium bromide, ammonium chloride or calcium chloride. So the right answer is option number A, that is potassium iodide. ठीक है, लुगोल सोल्यूशन हम उसको करते हैं एंड बेसिकली बिफोर द सर्जरी ऑफ थायराइडेक्टमी, मतलब थायराइडेक्टमी करने से पहले हम पेशेंट को लुगोल सोल्यूशन देते हैं. इससे क्या है कि जो हमारा थायराइड का वेस्कुलराइजेशन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट थायराइडेक्टमी जो पेशेंट है उसको थायराइड स्टोन होने से प्रिवेंट करता है. तो इसलिए हम पेशेंट को बिफोर थायराइडेक्टमी कुछ 7-8 डेज पहले हम लुगोल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज normal serum potassium level is, and the options are 6 to 8 milliequi per liter, 35 to 45 milliequi per liter, 3.5 to 3 to 5.5 milliequi per liter and 2.5 to 3.5 milliequi per liter. So जो हमारा सीरम पोटेशियम लेवल है दैट इज बिटवीन 3.5 to 5 milliequi per liter. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इफ इट इज लेस देन 3.5 तो दैट कंडीशन इज नोन एज hypokalemia, in which the patient may have muscular cramp, weakness और fatigue. एंड अगर वो हमारी 5 से ज्यादा है तो पेशेंट 5.5 से ज्यादा है तो द पेशेंट मे हैव हाइपरकेलेमिया एंड द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद अरिथमिया. ठीक है, अरिथमिया होगा और ईसीजी में पेशेंट की टॉल टी वेव विल बी प्रेजेंट. नाउ द नेक्स्ट इज deficiency of which of the vitamin cause plagra, एंड द ऑप्शंस आर नाइसिन, विटामिन B12, विटामिन डी और फॉलिक एसिड. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं हमारे डेफिशिएंसी ड्यू टू प्लेग्रा, तो प्लेग्रा में बेसिकली हमें 3 डीज देखने को मिलती है, दैट इज डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस. दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेग्रा एंड दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाइसिन. ठीक है, अभी रिसेंटली जीएमसीएच में भी ये क्वेश्चन आया था. एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पेशेंट को परनीसियस अनीमिया होता है. विटामिन डी से द पेशेंट विल हैव स्कर्वी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेशिया इन अडल्ट्स. एंड फॉलिक एसिड से अगेन द पेशेंट विल हैव अनीमिया. सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.